धारा 6 की यानी नगर पालिका के संरचना की। नगर पालिका की संरचना स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है ना। 3 प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। एक तो निर्वाचित सदस्य से, दूसरा मनोनीत सदस्य से, और तीसरा पदीन सदस्य से, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ये इसके पास में लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी रहेगी आपको। मनोनीत सदस्य से थोड़ा सा इसको बारीकी से आप समझें कि निर्वाचित का मतलब है कि वहां पर चाहे वो प्रत्यक्ष आए या अप्रत्यक्ष आए, ठीक है ना। चाहे प्रत्यक्ष आए चाहे अप्रत्यक्ष आए, लेकिन उनका चुनाव होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो इलेक्टेड होकर आए, ठीक है ना। और इनका एक कार्यकाल होता है, यानी प्रथम बैठक से लेकर कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। हालांकि 5 सामान्यतः ये कार्यकाल कैसा होगा बताइए, सामान्यतः इसका कार्यकाल होगा। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सामान्यतः ये कार्यकाल है, 5 साल पहले भी नगर पालिका को भंग किया जा सकता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा कि प्रथम बैठक के बाद में जैसे ये इनका चुनाव होना चाहिए। अब पदेन का मतलब ये होता है कि पदेन जो होता है कि जैसे लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, जो लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होंगे, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में वह नगर पालिका की संस्थाओं के मेंबर होंगे। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट यहां पर आपको समझना है कि मान लीजिए ये एक विधानसभा क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र है। कोई सा भी एरिया मान लो कि जैसे मान लीजिए अजमेर जैसे शहर, तो अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, ठीक है ना। तो ये जैसे विधानसभा क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। अब विधानसभा के क्षेत्र में मान लीजिए ये कोई एक नगर पालिका है, जो ये नगर पालिका है, कोई नगर पालिका बोर्ड है, ठीक है ना। अब ये इतना सा, इस नगर पालिका बोर्ड का इतना सा एरिया ही इस विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है। तो यहाँ का जो भी एमएलए होगा, ये इस नगर पालिका बोर्ड का क्या कहलाएगा, पदेन सदस्य कहलाएगा। यानी जो इस एरिया का विधायक होगा, विधायक के पद पर होगा, पदेन का मतलब जो उस पद पर होगा, वह इस संस्था का भी पदेन क्या कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। यानी इस नगर पालिका बोर्ड की बैठक में भाग लेने का अधिकार है और इसे मत देने का भी क्या है, अधिकार है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये नगर पालिका के अंदर ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें ये नगर पालिका 1 है, मान लीजिए ये नगर पालिका 2। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 नगर पालिका, कितनी है, 2 नगर। तो ये जो विधायक है, ये दोनों ही संस्थाओं का क्या कहलाएगा, पदेन सदस्य कहलाएगा। तो अगर थोड़ा सा एरिया भी है, ठीक है ना, मान लीजिए ये एक विधानसभा क्षेत्र जिसमें पूरी नगर पालिका बोर्ड बीच में आ रही है, तो यहाँ का जो विधायक होगा, ये इस नगर पालिका का क्या कहलाएगा, पदेन सदस्य कहलाएगा। क्लियर हो गया, एक तो ये हो गया। अब ये जो विधानसभा का जो एमएलए है, जैसे ये एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जो है वो नगर पालिका बोर्ड, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, नगर पालिका बोर्ड के अंदर भी पदेन सदस्य हो सकता है, और वह नगर परिषद में भी होगा, उसका विधानसभा क्षेत्र में जो नगर परिषद आएगी उसका भी वो पदेन सदस्य, और उसके विधानसभा क्षेत्र में अगर नगर निगम आता तो उसका भी वो क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। लेकिन साथ ही साथ में आपको उदाहरण के तौर पर ये समझाऊं कि अगर किसी एरिया में जैसे अभी कोई एरिया जैसे लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, अब लोकसभा का जो सांसद है, लोकसभा क्षेत्र का मतलब है लोकसभा का क्या है, सांसद है। उस लोकसभा सांसद के लिए क्या है कि जैसे ये लोकसभा का सांसद का एरिया है, तो इसके एरिया में अगर कोई नगर परिषद आती है, क्या आती है, नगर परिषद का, चाहे भले इतना सा हिस्सा आ रहा है, चाहे भले पूरा सा हिस्सा आ रहा है, और इसके एरिया में नगर निगम आ रहा है, चाहे वो इतना सा एरिया आ रहा है, चाहे वो पूरा का पूरा एरिया आ रहा है, तो ये नगर परिषद का भी क्या कहलाएगा, पदेन सदस्य, और नगर निगम का भी क्या कहलाएगा, पदेन सदस्य। परंतु ध्यान रहे, लोकसभा का जो सांसद है वो नगर पालिका बोर्ड का
पदेन सदस्य नहीं होगा। विधानसभा का सदस्य होगा लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रहे। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राज्यसभा का सदस्य भी इन संस्थाओं का पदेन सदस्य नहीं होगा। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद राजस्थान में है ही नहीं। तो एक्ट में ध्यान रहे कि केवल विधानसभा और लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको। विधानसभा का जो एमएलए है उसका विधानसभा क्षेत्र जितना भी है उसमें अगर नगर पालिका बोर्ड है तब भी वो उसमें जाएगा, उस बैठक में भाग लेगा, मत दे सकता है। उसके विधानसभा क्षेत्र में अगर नगर परिषद का एरिया आता तब भी उसकी बैठक में भाग लेगा और बोलने का उसे अधिकार है और मत देने का अधिकार है। उसके एरिया में अगर विधानसभा के क्षेत्र के एरिया में अगर नगर निगम आता तब भी बैठक में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार भी है और मत देने का अधिकार। ये तो है एमएलए के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन हम बात करते हैं लोकसभा के सांसद की। उस लोकसभा का क्षेत्र का जो एरिया है उस क्षेत्र के एरिया के अंदर साफ सुथरी भाषा में लिखा हुआ है कि नगर परिषद और नगर निगम का एरिया अगर उसके क्षेत्र में आता तो उन्हीं का ही वो पदेन सदस्य होगा और उसे मत देने का अधिकार है, लेकिन नगर पालिका बोर्ड का वो पदेन सदस्य नहीं होगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। और तीसरी बात, हम मनोनीत सदस्य की हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे 3 मेंबर की, मनोनीत की। अब मनोनीत का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। मनोनीत में क्या है कि राज्य सरकार मनोनीत करती है, राज्यपाल मनोनीत नहीं करता है। कौन करती है? राज्य सरकार क्या करती है? मनोनीत करती है। अब देखिएगा, राज्य सरकार को मनोनीत करने का अधिकार है। अब मनोनीत जो होता वो उसको नगर पालिका अधिनियम का विशेष ज्ञान है, जिस व्यक्ति को विशेष क्या है? ज्ञान है। 4, 5, 6, 6, 8, 12 यानी 2021 से पूर्व। किससे पूर्व? 2021 से पूर्व। इसका क्या मतलब है कि देखिए, इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री समझाता हूं कि यहां पर हमारे राजस्थान में 8 अप्रैल 2021 को, राजस्थान में 8 अप्रैल 2021 को राजस्थान के राज्यपाल ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, यानी अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश का जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तब एक अध्यादेश जारी किया जाता है और अध्यादेश के माध्यम से एक संख्या में चेंजमेंट कर दिया कि जो नगर पालिका, अब देखो ये संख्या किसकी है? नगर पालिका बोर्ड की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पालिका बोर्ड, पालिका बोर्ड, ठीक है। फिर ये हो गया नगर परिषद, ओके, और ये हो गया आपका नगर निगम, ये हो गया आपका नगर निगम, ठीक है। तो जहां पहले नगर पालिका बोर्ड में राज्य सरकार 4 सदस्य मनोनीत कर सकती थी, अब कितने कर सकती है? 6, ठीक है। नगर परिषद के अंदर जहां सरकार 5 मनोनीत कर सकती थी, अब कितने कर सकते हैं? 8। और जहां नगर निगम में 6 मनोनीत कर सकती थी, अब कितने कर सकते हैं? 12। ये प्यारे विद्यार्थियों जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये अधिकतम का है। ये किसका है? अधिकतम। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब 12 आने ही चाहिए, अधिकतम 12 है, न्यूनतम लिखा हुआ नहीं है। तो सरकार 10 भी मनोनीत कर सकती है, 8 भी कर सकती है, 6 भी कर सकती है, 2 भी कर सकती है, कई बार सीटें खाली भी रहती है, सरकार पे डिपेंड करता है। 6 महीने खाली पड़ी रहती है, उसके बाद मनोनीत करते हैं। अधिकतम नगर निगम में 12, नगर परिषद में 8 और नगर पालिका बोर्ड में कितने हो गए? 6। एक बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ये जो संख्या का बदलाव देख रहे हैं ये ऑर्डिनेंस के द्वारा हुआ था, लेकिन बाद में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विधानसभा ने जो बिल पास किया और उसके बाद उसकी मोहर लगकर जो ये नियम लागू हुआ, 4 अगस्त 2021 को विधानसभा ने बिल पास करके और राज्यपाल की मोहर के बाद इसको राज्य सरकार ने विधानसभा से पास कर, जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश को सत्र आते ही 6 सप्ताह में चर्चा होकर अध्यादेश 6 महीने के लिए जारी होता है। उस 6 महीने के भीतर जो भी विधानसभा का सत्र आता है उसके 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश पर चर्चा होना अनिवार्य है। और विधानसभा कहती है यस ये राइट है तो उसको परमानेंट कानून बना देंगे, और गलत है तो वहीं पर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। 6 सप्ताह में नहीं तो हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो विधानसभा ने इसको 4 अगस्त 2021 को पारित कर दिया, तो ये कानून स्थायी रूप से क्या हो गया?
लागू हो गया, स्थायी रूप से क्या हो गया, लागू। तो यहाँ जो 8 अप्रैल 2021 को लागू हो रहा है, हालांकि 6 अप्रैल को राज्यपाल ने इस पर मोहर लगाई थी और 8 अप्रैल को इसको क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। और ये अध्यादेश क्या हुआ, लागू हुआ। लेकिन इसको फाइनली स्थायी कानून का जो दर्जा मिला है वो कब मिला है, 4 अगस्त 2021 को स्थायी कानून का क्या मिला है, दर्जा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सदस्य मनोनीत की संख्या नगरपालिका बोर्ड में, राज्य सरकार 6 सदस्य मनोनीत कर सकती है, नगर परिषद में 8 कर सकती है, नगर निगम में 12 कर सकती है। पहले यह आंकड़ा नगरपालिका बोर्ड में 4 था, नगर परिषद में 5 था, नगर निगम में 6 था। 2021 के अंदर क्या कर दिया, ये बदलाव कर दिया गया। एक बात तो ये। अब देखिए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पदेन सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं और मत देने का भी अधिकार रहते हैं और बैठक में भी भाग लेने का अधिकार देते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अधिकार नहीं। अब मैं जैसे आपके कॉन्सेप्ट निकाल कर बताऊं कि कोई भी नगर पालिका बोर्ड है। अब देखो, मिनिमम नगर पालिका बोर्ड में 13 सदस्य तो होना कंपलसरी है। तो 13 मान लीजिए यहाँ पर क्या है, निर्वाचित सदस्य। अब नगर पालिका बोर्ड में कितने मनोनीत कर सकते हैं, 6। तो ये कितने हो गए, 6। 13 और 6 कितने हो गए, 19। इस 19 की संख्या को बोला जाएगा पूर्ण संख्या। यानी जैसे मान लीजिए नगर पालिका पुष्कर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम नगर पालिका बोर्ड आमेर है, तो उसकी पूर्ण संख्या कितनी है, तो वहां 19 बताई जाएगी। क्यों, क्योंकि 13 तो हुए निर्वाचित और 6 उसके क्या है, पदेन सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यहाँ पर 6 मनोनीत की संख्या नहीं होगी, यहाँ ये गलत आंकड़ा है। देखिए, ये 6 वाला नहीं लेना, जैसे मनोनीत का, जैसे पदेन जैसे आमेर का कौन है, मान लीजिए आपका एमएलए है, तो एक क्या हो गया, एमएलए। तो अब यहाँ पर 13 और एक क्या हो गया, 14। मुझे वो बताना था कि 19 नहीं होगा, है ना, तो वो 6 मानकर आप नहीं करें। तो अब जैसे 13 तो हो गए कौन, हमारे निर्वाचित, और एक यहाँ पर क्या हो गया, पदेन सदस्य हो गया, ठीक है ना। तो अब जैसे एक विधानसभा क्षेत्र के जैसे पुष्कर है, अब पुष्कर के अंदर 13 मान लीजिए निर्वाचित सदस्य हैं और एक क्या है वहाँ पर विधानसभा का जो विधायक है, वहाँ पर क्या हो गया, पदेन सदस्य। तो 13 टोटल कितने हो गए, 14। अब कोई भी वहाँ पर बिल पास होगा तो वहाँ पर पूर्ण संख्या कितने की मानी जाएगी, 14 की मानी जाएगी। तो अब मैं जो आपको बता रहा था, जो अभी मैंने वो आंकड़ा लिख दिया था यहाँ पर, वो यहाँ लिखना मुझे 6। ये 6 वाला इस पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब 13 निर्वाचित हैं, एक पदेन हो गए 14 और 6 हो गए 20। अब नगर पालिका में तो साहब 20 लोग बैठ रहे हैं, तो साहब 20 का कोई भी, जैसे नगर परिषद के नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को हटाना तो 3/4 बहुमत से पास होना चाहिए। तो 20 का 3/4 नहीं होगा, 14 का कितना बटा होगा, 3/4 से उसको हटाने का प्रस्ताव क्या होगा, पास होगा। ठीक है, यानी मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो पूर्ण संख्या में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, वो किसी भी बिल के पारित होने पर वोट नहीं कर सकते, अध्यक्ष को बनाने के लिए भी वोट नहीं कर सकते। अध्यक्ष को बनाने के लिए जैसे ये 14 लोग वोट करते हैं, तो वैसे मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना। एक बार दिल्ली के अंदर ऐसा हो गया था, दिल्ली के अंदर जो एलजी है, उन्होंने वहाँ पर जो क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ ने ऑर्डर जारी कर दिया कि मनोनीत सदस्यों को भी मत देने का अधिकार है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। कोर्ट ने कहा नो, जो 74वां संशोधन जो बना हुआ है, 74वां संविधान संशोधन 1992, उसमें मनोनीत को मत देने का अधिकार नहीं दिया, तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हो, संविधान से बाहर जाकर कार्य करने का अधिकार नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, मनोनीत पूर्ण संख्या में काउंट नहीं होगा, मनोनीत को वोट देने का भी अधिकार नहीं रहेगा। वो केवल जनता के मुद्दों की बात वहां पर रख सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमने जो ये स्लाइड है इसको हमने बहुत कॉन्सेप्ट से पूरा क्लियर करके हमने समझा है। अब देखिए, इसको हम नियमों को पढ़ लेते हैं। नगर पालिका का स्ट्रक्चर जो भी हमने समझा, देखिए क्या है। तो पहले निर्वाचित सदस्य, प्रत्यक्ष निर्वाचन होने चाहिए, ठीक है ना, और कहीं सरकार चाहे तो उसके लिए विधानसभा से कानून बनवाकर अप्रत्यक्ष का प्रावधान कर सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन, क्योंकि लोकतंत्र है तो जनता से ही चुना जाना चाहिए।
दूसरा वार्ड संख्या, उसको वार्ड संख्या को नगर पालिका बोर्ड में सदस्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सदस्य संख्या बोलेंगे कि कितने वार्ड है तो कम से कम कितने होने चाहिए? 13 तो होने चाहिए। और इन्हें मत देने का क्या है? अधिकार, यानी नगर पालिका बोर्ड में से एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, एक उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, तो वही क्या देंगे? मत देंगे। और हालांकि इसमें पदेन भी मत देगा, और कोई भी बिल पास होगा तो उसमें इन्हें मत देने का क्या है? अधिकार है। अब देखिए वापस पदेन पर आ जाते हैं अपन, पहले पदेन को समझ लेते हैं। पदेन क्या है? इसमें विधानसभा का सदस्य, पदेन में कौन हो गया? हमारे विधानसभा का सदस्य हो गया, कि विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य। पर विधानसभा वाला मैंने बता दिया कि वो तीनों संस्थाओं का मेंबर हो सकता है, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। लेकिन ध्यान रहे कि लोकसभा का सदस्य जो नगर पालिका बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता, नगर परिषद का होगा और नगर निगम का होगा। अब देखिए साथ ही साथ जो मनोनीत वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए नगर पालिका का विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मोस्ट इंपोर्टेंट कौन मनोनीत करेगी? राज्य सरकार। और राज्य सरकार का कौन सा विभाग ऑर्डर जारी करेगा? स्वायत्त शासन विभाग। ये आप नोटबुक में लिख लें अपने, स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इसकी अधिसूचना जारी करेगा कि फलाने व्यक्ति को फलाने नगर निगम, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद में मनोनीत किया है। ठीक है, तो देखिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, नाम निर्दिष्ट को ही क्या कहते हैं? मनोनीत। लेकिन वहां ओरिजिनल एक्ट में क्या लिखा हुआ है? नाम निर्दिष्ट लिखा हुआ है, अंग्रेजी में नॉमिनेटेड कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि मनोनीत को मत देने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये 74वां संशोधन, जो 74वां संशोधन 1992 में जो हुआ था, उस एक्ट में साफ लिखा हुआ कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। कारण क्या? क्योंकि राज्य सरकार मनोनीत करती है। राज्य सरकार बीजेपी की है, नगर पालिका का बोर्ड बन गया कांग्रेस का, राज्य सरकार ने अपने लोगों को भेज दिया और वहां पर उसको हटाने का, अध्यक्ष को हटाने का प्रयास कर लिया, तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होता है। ठीक है, राज्य सरकार जब चाहे इन्हें हटा सकती। अच्छा, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है मनोनीत का, आज मनोनीत किया 2 साल बाद में कह दिया हट जाइए आप, तो ये भी जब चाहे उनको हटा सकती है ना। वो भी कौन हटाएगी? राज्य सरकार। नगर पालिका, और जैसे नगर पालिका में नए मेंबर चुनकर आएंगे तो पुरानों का वैसे वो जो कार्यकाल है वो समाप्त कर दिया जाता है, और फिर सरकार को नयों को मनोनीत करना पड़ता है, और उससे पहले भी राज्य सरकार जब चाहे हटा सकती है। और नगर पालिका में तो देखो 6 पता ही है आपको, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में कितने? 12 सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, ये स्थायी रूप से कानून लागू हो गया 4 अगस्त 2021 से, स्थायी रूप से कानून। हालांकि अध्यादेश के माध्यम, हालांकि जो मनोनीत करने की व्यवस्था जो है वो 8 अप्रैल 2021 को इन्होंने ऑर्डिनेंस, अध्यादेश के द्वारा व्यवस्था को लागू कर दिया, लेकिन इसी अध्यादेश को स्थायी कानून कब बना दिया? 4 अगस्त 2021 को बना दिया। और ये ध्यान रहे, सबसे बड़ी बात है कि जो नगर पालिका बोर्ड में कितने बनते हैं? 6 मनोनीत, नगर परिषद में 8 मनोनीत, नगर निगम में 12। इनमें एक विशेष रूल है कि एक व्यक्ति जो सरकार मनोनीत करेगी वो कैसा होना चाहिए? दिव्यांग होना चाहिए। यह विशेष पॉइंट आपको ध्यान रखना कि जो 6, 8, 12 का जो आंकड़ा जो मनोनीत करेगी उसमें एक दिव्यांग होना चाहिए। अब दिव्यांग की क्या परिभाषा है? दिव्यांग के लिए साफ सुथरी भाषा में यहां पर यह लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2000, देखो एक मैं थोड़ा सा कानून के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2016, ठीक है। इसके तहत क्या परिभाषा है इसकी? दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 2016 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम की परिभाषा में ये क्या लिखा हुआ कि जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे ये एक संतान है किसी की, ठीक है ना, और जब दूसरी संतान को जन्म दिया, मान लो ये दिव्यांग हो गई, ठीक है ना, और फिर ये तीसरी संतान को जन्म दिया तो ये हो गई नंबर 2, ये नंबर 3। पहले एक संतान को जन्म दिया, दिव्यांग नहीं है, दूसरी संतान दिव्यांग हो गई और तीसरी संतान जो है वो दिव्यांग नहीं है, तो इसके ये 2 बच्चे ही काउंट होंगे। कितने काउंट होंगे? 2 बच्चे ही काउंट होंगे, क्योंकि पहले एक नियम था
कि जो 27 नवंबर 1995 जो है उसमें उसके बाद 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी हाल ही में 2026 के अंदर जो फरवरी का जो महीना था 25 फरवरी का, उसमें राज्य सरकार ने, कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि अब 2 से अधिक संतान का जो प्रावधान है वो चुनाव लड़ने के लिए हटा दिया गया है। तो दिव्यांग की परिभाषा देख लेते हैं हम। अब जैसे ये एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है और ये तीसरे बच्चे को जन्म दिया, ये दिव्यांग है, तो फिर ये 3 बच्चों में ही काउंट होगा क्योंकि आपने तीसरे के लिए चांस लिया है, ठीक है ना। और मान लीजिए पहला बच्चा दिव्यांग हो गया और फिर आपने 1 नंबर बच्चे को जन्म दिया, 2 नंबर को, तो ये 1, 2 और ये 3, तो इन 2 बच्चों को ही 2 बच्चा माना जाएगा क्योंकि पहले हो रखा तो उसको दिव्यांग काउंट कर लिया, तो उसको मूल बच्चों की संख्या में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन 2 बच्चे पहले सही जन्म ले लिए, फिर आप तीसरे को जन्म देते हैं तो वो फिर दिव्यांग है, तो आप ये नहीं कह सकते साहब दिव्यांग है, नहीं, वो आपने तीसरे को चांस दिया क्योंकि 2 पहले सही बच्चे हुए, इसलिए वो दिव्यांग की श्रेणी में नहीं आएगा। और 2 से पहले अगर कोई शुरुआत में ही, है ना, पूर्व प्रसिता, है ना, तो 2 से पहले ही अगर बच्चे को जन्म दे दिया तो उस दौरान ये माना जाएगा कि वो दिव्यांग की परिभाषा में काउंट होगा, तो वो मूल बच्चों की संख्या में काउंट नहीं होगा। ये विशेष करके आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो हमने ये देखा एक सदस्य दिव्यांग होना चाहिए। देखो अब हम जो धारा पढ़ रहे हैं, धारा देखिए 6, 5 हमने पढ़ ली थी, धारा 6 का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब धारा 6 की क्या पढ़ रहे हैं अपन, उपधारा। क्या पढ़ रहे हैं, उपधारा। उपधारा कौन सी है, 1, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं धारा कौन सी है, 6, उसकी क्या पढ़ रहे हैं अपन, उपधारा 1, है ना, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले धारा 5 पढ़ ली पूरी। अब देखो किसी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, है ना, किसी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड के नाम से जाने जाएंगे जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, है ना। किसी भी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जो नगरपालिका है उसके वार्ड के, है ना, नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र को वार्ड के नाम से जाना जाएगा, यानी उसको वार्ड बोलेंगे। और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से, अब ये वार्ड जो है ये इसको अपन स्थान कह सकते हैं, स्थान, और चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वार्डों की संख्या, अब कितने वार्ड एक नगरपालिका बोर्ड में होंगे ये कौन डिसाइड करेगी, राज्य सरकार करेगी और नियत करेगी। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया 13 से कम नहीं होंगे। किससे कम नहीं होंगे, 13। बाकी जनसंख्या के हिसाब से बराबर राज्य सरकार एक परिसीमन करवाकर और वार्डों की संख्या का डिसाइड करेगी कौन, राज्य सरकार। अब देखिए ये वार्ड शब्द है ना, वार्ड की ओरिजिनल में कहानी जो परिभाषा वो आपको 9 में मिलेगी। अभी केवल धारा 6 के अंदर केवल वार्ड शब्द देखने को मिल गया। अब जैसे वार्ड की परिभाषा उल्लिखित है, वार्ड कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वहां ऑप्शन में धारा 6 भी आ गया आपके सामने, जैसे धारा 6 आ गया, 1 आ गया, धारा आपका 9 आ गया। तब आपको उत्तर, दोनों में से उत्तर क्या देना, वार्ड की परिभाषा का धारा 9 देना। और बाय द वे अगर धारा 9 नहीं आया, केवल धारा 6, तो 6 उत्तर देना। दोनों आ गया तो उत्तर क्या देना है, धारा 9 देना है। तो कोई भी जो नगर पालिका है, उस नगर पालिका का जो एरिया है, जो उसका प्रादेशिक निर्वाचन मतलब जो उसका क्षेत्राधिकार है, उसमें उसको वार्ड के नाम से जाने जाएंगे। कितने वार्ड होंगे ये तय कौन करेगी, राज्य सरकार। और वो वार्ड कैसे भरे जाएंगे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मेंबर चुने जाएंगे और वार्डों की संख्या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जारी करके बताएगी। कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 13 होने चाहिए। और वार्ड की ओरिजिनल परिभाषा किस में मिलेगी आपको, धारा 9 में मिलेगी। धारा 6 में ये नाम आपको दिखाई देता है, केवल वार्ड शब्द दिखाई देता है। अब देखिए जो अभी हम उपधारा क पढ़ रहे हैं, उपधारा 1 जो पढ़ रहे हैं, इस उपधारा एक जो है उसका भी हम क्या पढ़ रहे हैं, क, है ना। तो देख लीजिए इसका आगे कि उपधारा जो 1 है, तो अब ओरिजिनल धारा कौन सी है हमारी, 6 में उपधारा 1 में भी क्या पढ़ रहे हैं, क, है ना। तो क्या है कि देखिए इसमें 1 मिनट माफ कीजिएगा, इसको ब्रैकेट में रखना है ना थोड़ा सा, ये उपधारा 1 क ब्रैकेट इसमें आएगा, है ना, ठीक है। देख लीजिए ये लिखा हुआ यहां पर उपधारा 1 में क, है ना। 1 यानी 1 के ब्रैकेट का मतलब होता है
कि इसके अधीन है, ये इससे अलग बात नहीं कर सकता, है ना। इसका ब्रैकेट का मतलब होता है ये इसके अधीन है, इससे अलग बात नहीं कर सकता। अगर बिना ब्रैकेट है तो वो स्वतंत्र बात करेगा, उस एक से उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ब्रैकेट का भी इतना अंतर होता है। अब देखिए, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में प्रतिनिधित्व कैसे होगा, कैसे जन चुनकर मेंबर आएंगे। तो देखिए, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन, है ना, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब जिनका जनता डायरेक्ट चुनाव करती है वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, वार्ड संख्या। वार्ड संख्या को क्या बोलेंगे, सदस्य संख्या, मेंबर कितने चुनकर आएंगे, और मत देने का। और जो निर्वाचित मेंबर होंगे इनको सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बनाने, उनको हटाने और कोई भी बिल प्रस्ताव पास करने में उनको मत देने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सा निर्वाचित की परिभाषा। अगली क्या है, मनोनीत की परिभाषा, जो अभी हमने पढ़ा। देखो क्या, नगर पालिका का विशेष ज्ञान रखने, अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। राज्य सरकार का विभाग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। अभी जो 2026 के अंदर स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा, राजस्थान सरकार में। और नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम आपको पता है 6, और नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12। और ये प्रावधान कब से हुआ है, स्थायी रूप से तो हम कह सकते हैं अगस्त, यानी 4 अगस्त 2021 से ये क्या है, प्रावधान है। और इसमें एक दिव्यांग होना क्या है, जरूरी है। एक क्या होना चाहिए, इन तीनों के अंदर ही एक कौन होना चाहिए, सरकार जब मनोनीत करेगी तो दिव्यांग होना चाहिए। और 2021 में, यानी मैं लिख सकता हूं 4 अगस्त, है ना, 4 अगस्त 2021 से पूर्व उक्त संख्या नगर पालिका बोर्ड में 4, नगर परिषद में 5 और नगर निगम में 6 थी। अब देखो 4 अगस्त से भी देखो, मैंने अध्यादेश का मैंने बता ही दिया। बेसिकली तो ये 8 अप्रैल 2021 से प्रावधान तो लागू हो गया, लेकिन अस्थायी था। स्थायी कब से हुआ, 4 अगस्त 2021 से। तो दोनों में से एक डेट आपके सामने एग्जाम में आएगी। थोड़ा सा ये आपको, क्योंकि 8 अप्रैल को ऑर्डिनेंस जारी करके सरकार ने कर दिया, और मई जून में तो नियुक्तियां दे दी इन्होंने, लेकिन उसको स्थायी कानून बनाने के लिए विधानसभा से बिल तो पास कराना पड़ेगा। और वो बिल पास करके कानून स्थायी कब बना, 4 अगस्त 2000। तो दोनों में से, दोनों डेट एक साथ नहीं देगा, दोनों में से एक डेट देगा। तो जो डेट आपको मिलेगी तो ये आपको ध्यान रखना विशेष करके। 8 अप्रैल 2021 को अध्यादेश द्वारा, कानून तो लागू हो चुका है, नियुक्तियां भी मिल चुकी है अप्रैल के बाद में। अगस्त से पहले नियुक्तियां हो चुकी है ये 6, 8 और 12 की, लेकिन स्थायी कानून कब बना, 4 अगस्त 2021, है ना। तो 4, 5 और 6 ये पहले क्या थी, संख्या थी, इसमें बदलाव किया गया है। और पदेन एक्स ऑफिशियो मैंने बता ही दिया, विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। निर्वाचन क्षेत्र के नगर पालिका बोर्ड, नगर, देखो एमएलए जो है वो तीनों में जाएगा। नगर, उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, अगर इसमें नगर पालिका बोर्ड है तब भी मैं जाऊंगा, नगर परिषद है उस एरिया में तब भी मैं जाऊंगा, नगर निगम भी है उस एरिया में तब भी मैं उसमें जाऊंगा। जो अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, किसी में भी जा सकता वो। नगर निगम में प्रतिनिधित्व एवं मत देने का, सबसे बड़ी बात है पदेन सदस्यों को वोट देने का अधिकार है, लेकिन मनोनीत को मत देने का अधिकार नहीं है, मनोनीत को वोट देने का अधिकार नहीं है। और लोकसभा सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र के नगर परिषद वह नगर निगम में प्रतिनिधित्व एवं मत देने का क्या है, अधिकार। तो लोकसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के नगर परिषद व नगर निगम में प्रतिनिधित्व एवं मत देने का क्या है। देखिए अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि राज्यसभा सदस्यों को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, राज्यसभा को भी नहीं है। और साथ साथ इसमें 1 मिनट, ये थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ। पहले यहाँ लोकसभा का लिख देते हैं, नगर पालिका पहली बात, चलो ये ठीक है, ये राज्यसभा। इसको वापस यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं आपके सामने कि ये आप नोट कर लें कि नगर पालिका बोर्ड में, नगर पालिका बोर्ड में लोकसभा सदस्य, आप अपनी नोटबुक में इसको ऐड करें, लोकसभा सदस्य को प्रतिनिधित्व नहीं, ये भी आप पॉइंट ध्यान रहे।
और राज्यसभा का कोई भी मेंबर है, नगर पालिका कानून के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड, इन तीनों में ही उसको कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। ये आपको विशेष करके इसमें क्या कर लेना, ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वापस इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार इसको वापस देख लेते हैं। धारा 6 की पहले हमने उपधारा 1 देखा, कैसे वार्ड और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे राज्य सरकार। धारा 6 की उपधारा 1 कहते हैं कि 13 तो मिनिमम संख्या होगी और उसके ऊपर संख्या बढ़ाने का काम राज्य सरकार करेगी। फिर 1 में भी हमने पढ़ लिया 1 का, इसमें तीनों का प्रतिनिधित्व का हम बात कर रहे हैं उपधारा। अब देखिए इसमें आगे पदेन सदस्य हो गए। अब देखिए धारा 6 की हम क्या पढ़ेंगे, उपधारा 2। तो मूल धारा आपको पता ही है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है धारा 6, उसकी उपधारा कौन सी है, 2। प्रत्येक जनगणना, प्रत्येक क्या है, जनगणना के पश्चात, ठीक है ना, अधिसूचना द्वारा वार्डों की संख्या पुनः अवधारित करेगी। तो नगर पालिक ये कौन करेगी, राज्य सरकार। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक जनगणना हर 10 साल बाद में जनगणना होती है, उसका जनसंख्या बढ़ती है तो उसमें वार्ड संख्या और बढ़ेगी। किसी एरिया में जनसंख्या कम है, किसी में ज़्यादा है, तो उन दोनों का परिसीमन करके इक्वल किया जाएगा। तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात अधिसूचना द्वारा वार्डों की संख्या पुनः, है ना, पुनः अवधारित का मतलब है पुनः रिकॉल करके उनको वापस संख्या बढ़ाई जाएगी, और जिसी में जनसंख्या ज़्यादा है किसी में कम है तो उनको इक्वल करके बराबर जनसंख्या लाया जाएगा। परंतु नगर पालिका की विद्यमान संरचना प्रभावित नहीं होगी, बल्कि पुनः अवधारित संख्या आगामी चुनाव हेतु लागू होगी। मतलब जो भी, जैसे मान लो किसी नगर पालिका में 15 सदस्य संख्या है, अब बढ़ाकर मान लीजिए आपने कर दी, जनसंख्या बढ़ गई 18 कर दी, तो अब 18 की जो संख्या है वो तुरंत चुनाव नहीं होगा इन 3 सीटों पर, 3 प्लस हुई है ना, तुरंत नहीं होगा। अब जो भी नगर पालिका का टेन्योर है 5 साल का, जैसे मान लो कोई नगर पालिका बोर्ड है, वो मान लीजिए अभी 2 साल ही काम किया, आपने जनगणना करवा ली, जनगणना में संख्या आपने परिसीमन करके संख्या बढ़ा दी कि साहब फलानी नगर पालिका में अब सदस्य संख्या 18 होगी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि साहब अभी का अभी चुनाव करो, नहीं। जो उसका टेन्योर 5 साल का कंप्लीट होगा, यानी अभी 2 साल ही हुए हैं, 3 साल और बाकी, वो 3 साल कंप्लीट हो गए, फिर नए वापस जब चुनाव होंगे तब यहाँ पर 18 पर क्या होगा, चुनाव होगा। तो बस वही है कि पुनः अवधारित होने पर संख्या आगामी चुनाव हेतु लागू होगी, आगामी चुनाव में ही क्या होगा, लागू होगा। बस बहुत आसान सा है। उपधारा 3 क्या कहती है, वार्डों की कुल संख्या नियत करते समय राज्य सरकार महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। अब देखिए अनुसूचित जाति यानी SC और जनजाति यानी ST, इनका जो आरक्षण तय होगा ये जनसंख्या पर तय होगा। ये 74वें संशोधन में साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। SC ST का जनसंख्या के आधार पर क्या होगा, तय होगा। जबकि महिला का जो है वो वहां पर साफ लिखा हुआ कि साहब 1/3 से तो कम नहीं होगा, ज्यादा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। राजस्थान ने हालांकि 50% दे दिया है, लेकिन उस पर हाई कोर्ट का क्या लगा हुआ है, स्टे, इसलिए राजस्थान में नगर पालिकाओं के अंदर महिलाओं का आरक्षण वर्तमान में कितना है, 1/3। देखो वहां 33% और 1/3 आ जाए ना, तो आपको दोनों में से चांस किस पर लेना है, 1/3 पर। पूछो क्यों, कारण क्या कि ओरिजिनल एक्ट में 1/3 ही लिखा, बात वही है, लेकिन वहां जो लिखा हुआ है 1/3, आपको वही ध्यान रखना है। दूसरा, पिछड़े वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए कैसे सीटों का आरक्षण होगा, ये राज्य सरकार तय करेगी। कौन निर्धारित करेगी, राज्य सरकार निर्धारित करेगी। देखो वहां पर तो जनसंख्या का आधार बता दिया मैंने, क्यों बताया, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन 1992 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन महिलाओं के लिए भी 1/3 लिखा बता दिया, लेकिन इनका परसेंटेज में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि राज्य सरकार निर्धारित करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर ये बात लिखी हुई नहीं है, तो राज्य सरकार डिसाइड करेगी इनको कितना। लेकिन 21% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% ही आरक्षण है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी कितना दिया जाना चाहिए यह तय कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, ठीक है। अब देखिए वार्डों की कुल नियत संख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान यथासंभव उस नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या, जो मैंने बताया आपको, देखो अनुसूचित जातियों और जनजातियों, तो धारा जो हमारी 6 उसकी उपधारा 4 है, वो SC और ST के आरक्षण की बात करता। तो साफ ध्यान रखना बस इतना सा पॉइंट कि धारा 6 की उपधारा 4 कहती है कि SC ST को जो रिजर्वेशन मिलेगा
वो किस आधार पर मिलेगा? जनसंख्या के आधार पर मिलेगा। फिर धारा 6 की उपधारा 5 क्या कहता है? पिछड़े वर्गों के लिए जो भी आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है इतना होगा जितना अनुसूचित जातियों जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% से कम पड़ता है। अब देखो इसका मैं आपको समझाता हूं। क्या लिखा हुआ है कि जैसे SC, मान लो SC की जनसंख्या के आधार पर सीटें हैं, मान लो 15% है, ठीक है ना। ST मान लो 15%, ST को जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षण मिल गया। अब टोटल 100 सीट हैं, 100 में से 15 और 15 SC और ST को आपने कितना दे दिया? 30%। ये क्या कह रहा कि जो पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन मिलेगा वो, देखो इस एक्ट की ये उपधारा 5 ये कह रही है कि देखो आरक्षण SC ST और पिछड़े वर्ग को आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहा है। अगर जनसंख्या 50% से कम है उस एरिया में SC ST की, तो अब SC ST की जनसंख्या अगर 50% से कम है तो जितना SC ST की जनसंख्या उतना तो मिल गया, तो पिछड़ा वर्ग को आपको उतना ही देना है जितना 50% में कम पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब 100 में से मान लीजिए कि एक एरिया की जनसंख्या कितनी है? 100 का 15 तो हो गए SC के लोग, 15 हो गए ST के लोग, यानी 30। तो अब यानी 50 में से मैं अगर यहां पर ये जैसे 50% है ना, तो अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि SC और ST है ना, इनका जो आरक्षण है वो 50% से अगर इनकी सीटें कम आ रही है तो शेष बची हुई सीटें किसको दी जाएगी? आपको पिछड़ा वर्ग को दी जाएगी। तो अब देखिए 50 में से मैं -30 करता हूं तो कितना आया? 20। यानी जो बैकवर्ड कास्ट है BC, इनके लिए कितनी सीटें रिजर्व हो जाएगी? 20 हो जाएगी। बात समझ में आ जानी चाहिए। यानी ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि SC और ST को जो सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत, तो इनका 15% मान लो SC ST की मिलाकर 30% रिजर्वेशन मिल गया, तो बाकी नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% में अगर कम पड़ रहा है ये SC ST का रिजर्वेशन, जो 50% से भी कम है यानी 30% ही है, तो जो अब 50 में से जितना SC ST को मिल गया, बाकी जो बचा हुआ वो अदर बैकवर्ड को दे दो। तो देखिए, तो उसमें ये बैकवर्ड कास्ट को दे दिया, यानी 20 उसको प्रदान कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे इसमें कैलकुलेशन है। मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं कि जैसे पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं कि SC और ST इनका जैसे मान लो 15 और 15 30 हो गया, लेकिन वो 50 से क्या है? यानी कम है, ठीक है ना। ठीक है, 50 से क्या है? कम है। एक मैं एग्जांपल और देता हूं कि मान लो SC की जनसंख्या किसी एरिया में 5% है, ST की भी कितनी है? 5% है, यानी टोटल 100 संख्या है, तो 5 ही SC को मिली, 5 ही ST को मिली, टोटल कितनी मिली? 10। तो आप तो बोल दो कि साहब 50 में जितना कम पड़ रहा है उतना दे दो। तो अब 50 में से मैं अगर 10 निकालूंगा तो कितना बचेगा? 40। तो आप मुझे बताओ क्या BC को बैकवर्ड कास्ट को 40% आरक्षण मिलेगा क्या? 9। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा 21% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये दायरा भी ध्यान रखना पड़ेगा। SC ST को जितना मिल गया 50% देना है, 50 में से SC ST को जितना मिल गया बाकी बचा हुआ बैकवर्ड कास्ट को दे दो। लेकिन बैकवर्ड कास्ट को आप तो बोल दो कि साहब 40 कम पड़ रहा, दे दो 9, क्योंकि इनका 21% से भी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दायरे में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसमें 21% के दायरे से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो आप उनमें से 21 सीटें ही उनको दे सकते हैं, उससे ज्यादा बाकी जो अनारक्षित हो जाएगी जनरल के लिए कोटा खोल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो आंकड़ा ये हो गया। अब बाई द वे यहां पर देख लिया कि SC और ST इन दोनों की जनसंख्या जो मिलाकर जो है 50 से बढ़कर मान लो 70 है। किसी एरिया में कोई जनसंख्या कितनी है कि जरूरी थोड़ी 15-15 ही है, मान लो SC और ST की मिलाकर दोनों की जनसंख्या 50 से 70% के बीच में है। जैसे मैं यहाँ बीच में ये एरो बना देता हूँ, 50 से कितने % के बीच में है? 70% के क्या है? बीच में है। अब ऑलरेडी SC ST की जनसंख्या 50% से ज्यादा जा रही है, तब आप अन्य पिछड़ा वर्ग को कैसे आरक्षण दोगे? तब इसके लिए नियम है कि आप वहां पर BC यानी बैकवर्ड कास्ट, वहां पिछड़ा वर्ग ही लिखा हुआ, उसके लिए 1 सीट आरक्षित करेंगे। कितनी सीट आरक्षित करेंगे? 1 सीट आरक्षित करेंगे। भाई 50 से कम है तब तो जो बचा हुआ है उतना दे दो,
अन्य पे जो पिछड़ा वर्ग है। लेकिन 50 से जनसंख्या एससी एसटी की ज्यादा, फिर क्या कर लोगे आप? देखो कैलकुलेशन तो हर एंगल की देखनी पड़ेगी। मान लो 50 से 70% के बीच में एससी एसटी की जनसंख्या है, इसका मतलब जनसंख्या के अनुपात में एससी एसटी को रिजर्वेशन तो आपको देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में एक सीट फिर आप बीसी को देंगे, फिर बीसी के तो हाथ कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि 50 से ज्यादा ही क्रॉस कर गया एससी एसटी। बाई द वे एससी और एसटी कि जो जनसंख्या वो 70% से भी क्या है? अधिक है। 70% से भी क्या है? अधिक है। अब जब 70% से अधिक है तो उस कंडीशन में बीसी को एक भी सीट प्राप्त नहीं होगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी, वो जनरल कोटा ही खोल दिया जाएगा। अगर एससी एसटी की जनसंख्या 70% से भी ज्यादा है तब एक भी सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, 50 से 70% के बीच में एससी एसटी की है तो वहां पर कितनी मिलेगी आपको? बीसी के लिए यानी बैकवर्ड कास्ट के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए एक सीट मिलेगी। और 50% से कम है तो जितनी शेष बची हुई उतनी मिल जाएगी बैकवर्ड कास्ट को। लेकिन ध्यान रहे बैकवर्ड कास्ट को 21% से ज्यादा, पिछड़ा वर्ग को 21% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये थोड़ा सा आंकड़ा विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो देख लीजिए, किसी नगरपालिका क्षेत्र की मान लो कुल सीटें कितनी हैं? 100, जिनमें जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की मान लो 15 और जनजाति की भी कितनी है? 15। पिछड़े वर्ग की सीटें कितनी? तो 15 तो हो गई। एससी एसटी की 30 हो गई। तो मैंने जैसे कैलकुलेशन निकाली, 50 में से 30 निकालोगे कितनी बच गई? तो पिछड़ा वर्ग को कितनी सीटें मिल गई? 20। जो मैंने बोर्ड पे समझाया बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ। परंतु पिछड़े वर्ग के लिए इस प्रकार की आरक्षित स्थान बताई दिया मैंने, कितने से ज्यादा, कितने से? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 21% से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या कुल जनसंख्या का 70% से भी कम है, 50 से ज्यादा है लेकिन 70 से क्या है? कम है, तो पिछड़े वर्ग के लिए कम से कम मैंने बता दिया एक स्थान आरक्षित होगा। कितना स्थान? एक स्थान आरक्षित होगा। यदि अनुसूचित जाति जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या, देखो प्रैक्टिकल 50% से कम है तो बीसी के लिए 50% प्लस माइनस एससी एसटी, लेकिन 21% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमने पढ़ा वही कैलकुलेशन, 50% से एससी एसटी की कम है, जितनी कम है वो माइनस कर दो, लेकिन 21% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 50 माइनस 40 करके बताया कि एससी एसटी का 10% ही है, तो 50 में से 10 निकाला 40 हुआ, 40 नहीं मिलेगा, फिर 21 ही मिलेगा। ठीक है ना। 70 से कम है तो बीसी के लिए यानी बैकवर्ड कास्ट पिछड़ा वर्ग के लिए एक सीट अनिवार्य होगी, है ना। और 70% से ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में, कोई नगर पालिका जो क्षेत्र है, नगर निगम, नगर परिषद कोई है, 70% से ज्यादा एससी एसटी है तो फिर उन्हीं को ही आरक्षण मिलेगा, फिर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो 70% से अधिक है तो बीसी को आरक्षण अनिवार्य नहीं है। यह कॉन्सेप्ट आपको विशेष करके आरक्षण का क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए धारा जो 6 चल रही है उसकी उपधारा वापस, अब उपधारा 6 में क्या है कि आरक्षित सीटें 50% उसी वर्ग की महिलाओं। अब देखिए रिजर्वेशन चल रहा है, जैसे एसटी, एससी और एसटी है, इनको भी आरक्षण जो जितनी, जैसे मान लो इनकी सीटें मान लो 15 है तो 15 का 50% एससी का, फिर 15 का 50% एसटी की किसको मिलेगा? महिलाओं को मिलेगा। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि मिलेगा 1/, एक्ट में तो लिखा हुआ 50%, एक्ट में तो 50% लिखा हुआ, लेकिन लागू नहीं है वर्तमान में। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टे लगा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय का, इसलिए लागू नहीं है। कानून तो बना के रख दिया लेकिन लागू नहीं है। तो महिला रिजर्वेशन, जितनी एसटी की सीटें रिजर्व है उनकी 50% महिलाएं, एससी की जितनी रिजर्व है उनकी 50% महिलाएं, बीसी के लिए जितनी भी सीटें आएगी उनकी 50% महिलाएं। साफ लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए जो भी आरक्षित सीटें उनका 50% महिलाएं होंगी, लेकिन वर्तमान में एक्ट में तो 50% लिखा हुआ, आपको यही ध्यान रखना। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, लागू 1/3 ही है क्योंकि हाईकोर्ट का 50% पर स्टे लगा हुआ है। आगे है कुल सीटों में से 50% महिलाओं के लिए आरक्षण। अब जैसे कुल बाकी जो बची हुई है, जैसे मैं तो कह रहा हूं कि 50% में एससी एसटी और बीसी के लिए आरक्षण मिल गया। अब 50 तो जनरल के लिए खोल दी तो उसमें भी 50% कौन होगी? महिलाएं होगी। ये उपधारा 7 में लिखा हुआ है। तो टोटल 50% महिलाएं आनी चाहिए, लेकिन अभी 1/3 ही रही है, कारण हाई कोर्ट का क्या लगा हुआ? स्टे। तो उपधारा 6 महिला आरक्षण
धारा 6 के अंदर रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो उपधारा 6 में महिला आरक्षण 50%, उपधारा 7 में वो उपधारा 6 के अंदर SC/ST में जिसको जितना रिजर्वेशन है उनमें 50% महिलाएं, उपधारा 7 में टोटल ऑल ओवर सीटें हैं उनका 50% तो महिलाएं आनी ही चाहिए। उपधारा 8 ये जो आरक्षण है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 334 क्या कहता है? 334 ये कहता, देखो 330, 331, 332, 333 और 334, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप समझें। 330 कहता है SC और ST को आरक्षण मिलेगा लोकसभा में, ये आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, ठीक है ना, राजनीतिक आरक्षण। 331 कहता है एंग्लो इंडियन की 2 सीटें मनोनीत होगी, कहाँ? लोकसभा में, हालांकि 104वें संशोधन द्वारा इसको रोक दिया गया, अब नहीं है। 332 विधानसभा में SC और ST को आरक्षण मिलेगा जनसंख्या के अनुपात में। और 333 कहता विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करेगा, यानी गवर्नर मनोनीत करेगा, हालांकि 104वें संशोधन द्वारा इसे भी रोक दिया गया है। अब ये SC/ST एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है ये 334 कहता 10 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाना है तो संसद संविधान में संशोधन करके ही आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। तो जो ये रिजर्वेशन 334 में इनको दे रखा है SC/ST को लोकसभा और विधानसभा में, ये जब तक अभी जैसे 1950 को संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 से पहले जस्ट 2019 के दिसंबर महीने में संशोधन हो गया और उसको 2030 तक लागू कर दिया। जब तक 334 के तहत रिजर्वेशन है SC/ST का लोकसभा विधानसभा, तब तक ही इनको नगर पालिकाओं के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा SC/ST को। जिस दिन 334 के तहत, क्योंकि हर 10 वर्ष तक ये 10 वर्ष बाद में संशोधन करके आगे बढ़ाएगी तो बढ़ेगा, वरना 10 वर्ष बाद खत्म हो जाएगा। अगर संसद ने 2030 से के बाद अगर नहीं बढ़ाया SC/ST का लोकसभा विधानसभा आरक्षण खत्म हो गया तो नगर पालिकाओं के अंदर भी इनका आरक्षण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जो नगर पालिका में SC/ST का रिजर्वेशन टिका हुआ है वो किसके कारण टिका हुआ? 334 के तहत टिका हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, यदि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 प्रभावहीन हो जाए यानी समाप्त हो जाए, उसके तहत आरक्षण नहीं देता है क्योंकि वो 10 साल के लिए है, तो उपधारा 3, 5 और 6, देखिए अभी हम 6 पढ़ रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। 3, 5 जो अभी हमने पढ़ा, देखो वापस चले जाओ, एक को हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए 5 ये SC/ST का, देखिए रिजर्वेशन की बात करें 50% से कम नहीं पड़ना चाहिए। 3 ये देखिए राज्य सरकार SC/ST पिछड़े वर्ग को क्या देगी? आरक्षण। जो 3 में आरक्षण देगी, तय करेगी, ठीक है। और 5 में कह रहा है कि 50% से अगर कम पड़ता है SC/ST का तो उसमें बैकवर्ड कास्ट को दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ ही जो हमारे धारा जो 6 है, 6 महिलाओं का क्या है? आरक्षण। तो 3, 5 और 6 तीनों मैंने वापस आपको दिखा दिया। तो इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग देखिए 3, 5 और 6 में स्थानों का आरक्षण SC/ST और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को भी क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। इनके अंदर किसका आरक्षण है? महिला स्वतः ही इसमें 6 के तहत क्या है? शामिल है। तो ये आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। और 9 उपधारा इसकी कहती है आरक्षित व अनारक्षित, अनारक्षित मतलब रिजर्वेशन नहीं है, सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। रिजर्वेशन में इसका मतलब ये नहीं कि अप्रत्यक्ष भरे जाएंगे। 9 प्रत्यक्ष, चाहे रिजर्व सीट है तब भी पब्लिक वोट करेगी, चाहे सीट रिजर्व नहीं है तब भी वोट कौन करेगी? पब्लिक ही वोट करेगी। तो उपधारा जो 9 है ये किसके लिए कहती है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए कहती है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा के अंदर हमने बहुत डिटेल से धारा 4, धारा 5 और धारा 6 बड़ी महत्वपूर्ण है। धारा 6 में SC/ST का रिजर्वेशन, पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन, महिला का रिजर्वेशन, उसके बारे में हमने बहुत क्लू को समझा है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ढंग से जरूर देखें और शॉर्ट नोट्स बनाएं, बहुत अच्छे से आपको इसमें याद रहेगा। हमने एक एक पॉइंट को आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।